दोस्तों, किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति बनूं, लोग मुझसे बातें करें, मुझसे सलाह ले, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वह हमारी ओर आकर्षित हो और लोग हमें अटेंशन दें। पर क्या हम सिर्फ सोचने मात्र से ही प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस वीडियो में आपको 7 ऐसी आदतें बताई जाएगी जिनमें से अगर आप कुछ आदतें भी अपनाते हो तो आप अपने आप को बहुत हद तक बदल पाओगे और लोग आपको अटेंशन देंगे और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने की राह पर अग्रसर होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दूर किसी गांव में एक रोबिन नाम का लड़का रहता था। वह इस बात से परेशान था कि वह प्रभावी इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह अपनी बातों, अपने काम और अपने स्वभाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसकी सब बात माने, जिसके साथ सब काम करना चाहे और अपना समय बिताना चाहे। लेकिन उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। ना तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वह तो वह था, लेकिन हमेशा खुद को अकेला ही महसूस करता। उसके उपस्थित होने या ना होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से उसका आत्मविश्वास भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस शहर में रोबिन रहता था, उसी नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता वह उनसे प्रभावित हो जाता था। बिना उनसे मिले नहीं रह पाते। उनके लिए जरूरी है तो कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बात करने का तरीका, उनके हाव भाव और उनका लोगों को समझना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक था। सभी कहते थे कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मोहित कर देता है। एक दिन शाम के समय वह लड़का उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, दोस्त, मुझे तुम्हारी समस्या का हल मिल गया। यह सुनकर रोबिन बहुत अधिक खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान है? तभी उसका दोस्त बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास तेरी इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। यह सुनकर रोबिन उसकी बातों से सहमत हो गया। रोबिन तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षुक से मिलने के लिए निकल पड़ता है और उन्हें सारी समस्या बताता है कि कैसे वह एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा इंसान नहीं बन पा रहा है। बौद्ध भिक्षु ने रोबिन की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो तुम चाहते क्या हो? रोबिन ने कहा, लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूं? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व यानी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बल्कि चरित्र का होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी लोग यह समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो सभी लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे और तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहोगे और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, जी महाराज जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर यह 7 आदतें होती हैं जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, सक्रिय यानी प्रोएक्टिव बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है।
जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है। वह जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं उससे हमें उनके नकारात्मक नजरिए का पता चलता है, जिस नजरिए से वह दुनिया को देख रहे होते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति होने का मतलब यह भी है कि हम किसी बुरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या घर में अचानक कहीं कोई मुसीबत आ जाए। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वह हर हाल में खुश रहता है। ऐसा व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह बेलगाम नहीं हो जाता, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रखता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति का उल्टा होता है प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वह दुखी हो जाता है, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब भी चाहे तो उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिलाकर उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक प्रोएक्टिव व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद ना चाहे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है। इसलिए प्रोएक्टिव व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बने रहना है, ना कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया, तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए, तुम्हारी योजना से मेल खाने चाहिए। अगर तुम हर रोज वह नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य नहीं बन सकते, जैसे कि अगर तुमने अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। तुम्हारी कहनी और करनी में अंतर है और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, और साथ ही तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत, जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम हर काम तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है? देखो बेटा, महत्वपूर्ण काम वह है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना नहीं, बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं और कभी यह सोचा ही नहीं कि यह काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं, बल्कि फालतू कामों को नहीं बोल पाने की है। जैसे कि तुम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है, चल थोड़ी देर घूम के आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है, तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दो। और तुम्हें यही करना है। दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक न करो जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाए।
तो अब तुम समझ गए होगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले खत्म करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हुए जीते हैं। वे अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं, यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे और मैं हारा तो तुम जीते। इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं वे प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, न केवल चीजों के लिए बल्कि आपसी रिश्तों में भी यह नियम लागू करते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ कोई मतभेद होता है तो वे बात को मन में रखने की बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उस बारे में बात करते हैं और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत हो, ना कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस करे। और ऐसा करके वह आपसी मनमुटाव को खत्म करते हैं, साथ ही रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो अब तुम समझ गए होंगी कि प्रभावशाली बनने के लिए तुम्हें खुद के अलावा सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है। पांचवी आदत, पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करो, फिर उनसे उम्मीद करो कि वह तुम्हारी बात को समझेंगे। किसी के साथ भी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि किसी भी इंसान की बात को सुनने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। तब जाकर हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिरकार सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, तब हम उसकी भावनाओं को समझे बिना ही उसे सलाह देने लग जाते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि असल में वह इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी की बात सुनते हैं, तब जाकर हम उस इंसान को कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे या सच में उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा करता, या फिर एक बार मेरी बात मानकर तो देखो। लेकिन वह कभी भी यह समझने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। और इसका परिणाम यह होता है कि सामने वाला उन पर कभी भरोसा नहीं करता और फिर ना ही कभी अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आता है। इसलिए अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। ऐसा करके तुम उनका विश्वास जीत पाओगे और उन्हें इस बात का भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारे काम के पीछे किसी भी प्रकार का कोई लाभ या उद्देश्य नहीं है। तुम तो बस उनकी मदद करना चाहते हो और फिर इस तरीके से वह भी तुम्हें समझना शुरू कर देंगे। और यही है प्रभावशाली इंसान बनने का पांचवा नियम। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, छठा नियम, प्रभावशाली लोग आपसी तालमेल और सहयोग के साथ काम करते हैं। वह लोग जो दूसरों को प्रभावित करते हैं इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दो दिमाग हमेशा ही एक दिमाग से बेहतर होते हैं। इसलिए वह एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपसे तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबके अनुभव और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है और प्रभावशाली लोग इस बात को भी समझते हैं। इसीलिए वह एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं और आपसी मतभेद को भुलाकर साथ काम करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि हर इंसान का अपना अनुभव, सोच और विशेषताएं होती हैं। जब अलग अलग खूबियों, अनुभवों और सोच वाले इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम का परिणाम एक इंसान की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा और नया होता है। इसलिए प्रभावशाली लोग अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं, ताकि वे नई चीजें सीख सकें और कुछ नया और सबसे अलग अनुभव पा सके। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि प्रभावशाली लोग अंतिम मदद के लिए खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा रखने के लिए रोज कुछ ना कुछ करते हैं। प्रभावशाली लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं
कि अगर उनके जीवन में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वह है उनका शरीर और उनका दिमाग, और वह इसे मजबूत और ताजगी से रखने के लिए रोज कुछ नया सीखते और करते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए वे हर रोज कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे कि कसरत या योग अभ्यास करके अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए वे रोज कुछ नया सीखते हैं या पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वे किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं या फिर नई जगहों पर घूमने जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रभावशाली इसलिए होते हैं क्योंकि वे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते रहते हैं और भावनात्मक रूप से खुद को ताजगी से रखने के लिए यह लोग ध्यान या एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद के अंदर नयापन लाने के लिए यह लोग खुद को कुछ दिनों के लिए बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। इसके अलावा यह लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। इसके लिए यह लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं उनकी पूजा पाठ और आराधना इत्यादि करते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो प्रभावशाली लोग लगातार खुद में सुधार लाते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आमा को तरोताजा रखते हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो यह सारी आदतों में से यह 7वीं आदत सबसे ज्यादा जरूरी और प्रभावी है, क्योंकि इसके बिना बाकी की 6 आदतें उतनी प्रभावी नहीं रह जाएंगी जितनी उन्हें होनी चाहिए। और कोई भी इंसान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा नहीं रखता तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। तो यह एक प्रभावशाली इंसान बनने की 7 आदतें जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान प्रभावशाली बन सकता है। बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनने के बाद अब उस लड़के को भी यह भरोसा हो गया था कि इन 7 आदतों को अपनाने के बाद वह भी एक प्रभावशाली इंसान बन सकता है। इसके लिए उसने उन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। एक बार एक गुरु और एक शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वह सुखी रहते हैं और आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल यह सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी खुलकर पूरी तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू इस प्रकृति में कभी भी बिखेर नहीं पाएगा। इसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपने भविष्य की करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है, या भूत में जो उसके साथ बुरी घटनाएं घटित हुई हैं वह उन्हीं के बारे में सोच सोच करके वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ ले जाती हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी को साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य भी जान पाएंगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं? यह रहस्य क्या है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में जब सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थ का पता चल जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर यह एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में कुछ भी पाया,
जो कुछ भी किया उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है और अधूरी भी है। उस तक मैं पहुंच नहीं पाता। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ भी उसने कमाया है वह कौड़ियों का भाव था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता, उसके पास एक उम्मीद होती है, सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है और ऊर्जा से वह हमेशा भरा रहता है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा। अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आराम करते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। इस समय इस पेड़ को भी पता नहीं होगा कि एक दिन यह सूख जाएगा और उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि यह किसी को छांव तक नहीं दे पाए, उसके ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वह कभी इस दौर से अलग हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण उसे कहां तक पहुंचाएगा। जिस दौड़ को वह सबसे आगे निकलकर जीतने के ख्वाब देख रहा है, उसका वास्तव में अंतिम चरण मृत्यु ही है। काश वह कभी जीवन में भी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन की दौड़ में ठहराकर यह देख पाए कि उसका चरण क्या है और उसका परिणाम क्या होने वाला है। वह तो बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है। एक दिन वह सब यहीं का यही रह जाएगा। इकट्ठा करते करते एक दिन उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और फिर उसका शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई चीज सब यही की यहीं पड़ी रह जाएगी। लेकिन इंसान चीजों को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी को जीना भूल जाता है। वह कभी ठीक से खुलकर हंस भी नहीं पाता, बस इकट्ठा करने में लगा रहता है। और इकट्ठा करते करते वह अपने सब सुख, चयन, खुशी सब कुछ खो देता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करता हो, जो उसके जीवन को एक नई दिशा दे। गुरु ने कहा कि एक योगी ही होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसीलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो किस प्रकार शुरुआत उसे करनी चाहिए? गुरु ने कहा कि बिल्कुल कर सकता है। गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया कि अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वह गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है वह तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने उस युवक को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे देता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वह भूल जाता है, उस पर कभी वह ध्यान ही नहीं देता। और उसी वजह से मन और मस्तिष्क उसके बूढ़े होते चले जाते हैं, उसमें जवानी रह ही नहीं जाती। और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो वे नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका उसके मन और मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर डालती है। वह जीवन पर्यंत उन घटनाओं को भुला भी नहीं पाता और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती है, जो उसके मन में गांठ बना लेती है। और भविष्य में जब भी वह कोई काम करता है तो यह घटनाएं उसको प्रभावित करती हैं। उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से यह घटनाएं बदल कर रख देती हैं। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है, वह सत्य स्वरूप को देख ही नहीं पाता
वह उन चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बुरी आंखें वाले आदमी ने आपको धोखा दे दिया है तो आप जीवन पर्यंत बुरी आंखें वाले आदमी को हमेशा धोखेबाज ही समझते रहेंगे। उस पर कभी पूर्ण रूप से आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, वह धोखा आपको बुरी आंखों से नहीं मिला, वह इंसान के स्वभाव से मिला है। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र छप गया, उसकी एक छवि बन गई, और वह छवि दूसरे आदमी से जब हम संपर्क करते हैं तो बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। और इसी वजह से दो लोगों के बीच गहरे संबंध स्थापित नहीं हो पाते। तो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे। उन घटनाओं से प्रभावित होकर वह दिमाग में किसी तरह की छव ना बनाए। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम में आएंगे। लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि हम जीवन के अनुभवों को भी भ्रमित तरीके से जान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ही नहीं पाते। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए और अचानक उसके पैर में कांटा छुप गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, यह कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेवार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेवार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें यह बातें सुना रहा था। या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर से ध्यान ही नहीं रहा। या तुम इन पेड़ों को भी जिम्मेवार मान सकते हो जिन्होंने यह कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए। तभी शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम होश पूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलते समय ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से नहीं खो जाता, तो मुझे यह कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से ही मेरी गलती है। गुरु ने शाबाशी से अपने शिष्य के पीठ को थपथपा या और आगे कहा कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूर उसे बाहर निकाल दें। और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बैठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वह अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी को कभी नहीं बताते। उसके कुछ उल्टे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह अपने मन की बात, अपने भावनाओं की बात दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, वह जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए भावनाओं को नहीं रोकना चाहिए। यह हमें किसी भी भावना को दबाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी भावना को रोकने की कोशिश करते हैं तो वे हमें अंदर ही अंदर खाने लग जाती हैं। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने को हो रहा है तो चीख चीख कर रो लो, अपने आप को रोको मत। उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस भावना को बाहर निकाल सको। और जब वे भावनाएं अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाती हैं तो तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है, अर्थात तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, और अगर हम अपनी भावनाओं को बहने दिए तो वह उन सभी बाधाओं को तोड़ देगा, और उस बात को तोड़ने के बाद उसका कचरा उसके मन से निकल जाएगा और उसका दूषित मन भी साफ हो जाएगा, उसके अंदर की गंदगी भी दूर हो जाएगी। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा तो वह क्या सोचेगा। इसी विचार से वह अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है और अपनी भावनाओं को दबाता रहता है, लेकिन सामने वाले को वह कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अगर एक बार वह हिम्मत करके शुरुआत कर सकता है
अपने अंदर की बात अपने किसी करीबी मित्र को बता दे तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, उसका जीवन सुखमय बन सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग में यह आदत बन गई तो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कभी नहीं हिचकचाएगा। हम अपने जीवन में इस आदत को 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो सकता है। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे करें, अगर बुरा भी सोचते हैं तो भी उसे व्यक्त करें। परिणाम भूल जाए। परिणाम क्या होंगे? सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके दिमाग में एक अद्भुत साहस पैदा होगा। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर कितना विश्वास बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां चुनौतियां नहीं होती हैं वहीं कुछ अभ्यास भी नहीं होता है। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोलते रहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता हो, लेकिन वह नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच सोचते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठा बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस इंसान के प्रति उठ रही हैं, उसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावनाएं उठने लगती हैं। लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वह तो डांटेगा ही। अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे नहीं तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है वह यह है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं, कम से कम आपके जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सकते हो। चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, वह सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ डर से कि वह इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वह इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करे। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है या बुरा होता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करें। इससे यह पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन की सारी बातें कह दो ताकि तुम्हारे अंदर की भावनाएं, तुम्हारे अंदर में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वह पूरी तरह खाली हो जाए। तीसरा अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा वह है योग्य निद्रा का अभ्यास। देखते ही देखते यह चर्चा खत्म करते हुए गुरु और शिष्य उस जंगल को पार करके अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धा जरूर लिखिए। धन्यवाद। एकता और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था, उन्हें लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के यह दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया,
मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भर पेट खा लिया तो बोले, चलो भाई अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या, जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ होगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3, उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लुज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी से उसे कहा, धनीमल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो? वह बोला, देखो धनीमल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहां उसे दबाकर रख दिया था, तो फिर यहां सोना हो या पत्थर क्या फर्क पड़ता है? उसका पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही थी। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्य न बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। अंधी का बेटा एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे यह शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा, इसलिए वह अपनी मां से चिढ़ने साथ लेकर जाने में हिचक था, उसे नापसंद करता था। उसकी मां ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वह बड़ा आदमी बन गया तो अपनी मां को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूं। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है वह वहां गया तो देखा उसकी मां वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर, जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरियां ढ गई थी और तू आधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थीं। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी मां उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। मां बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है। दोस्तों कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्य हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए
उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। यह देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 2530 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हो। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और बाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल के बाद वह मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वह शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और यह कहानी से आपको काफी सीखने को मिली होगी। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमो बुद्धाय। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दूर के कुएं से पीने लायक पानी लाता था। इसके लिए उसके पास 2 मटके थे, जिसे वह एक डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर उठाया करता था। उसका एक मटका अच्छा, लेकिन दूसरे मटके में छोटा सा छेद था, जिसके कारण उसका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था। पहले वाले मटके को पूरा पानी लाने का घमंड था और वह दूसरे मटके को रोज ताने मारता था। वह कहता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है, तुम्हारे कारण ही किसान का मेहनत बर्बाद हो जाता है, तुम कहीं गिरकर टूट क्यों नहीं जाते, तुम बिल्कुल बेकार हो। यह सुनकर दूसरा मटका उदास हो जाता था। एक दिन वह रोने लगा। किसान ने जब उसे रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? मटके ने जवाब दिया, मेरे अंदर एक छेद है, जिसके कारण मेरा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। मेरे ही कारण आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मेरी इस कमी के बाद भी आपने मुझे कभी दोष नहीं दिया। मैं अपनी इस कमी के लिए शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर किसान को बुरा लगा और उसने कहा, क्या तुम हमेशा अपने इस कमजोरी के बारे में ही सोचकर उदास रहती हो? क्या तुमने कभी हमारे पानी लाने वाले रास्ते को ध्यान से नहीं देखा है? अगर ऐसा है तो कल मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारा यह दुख खत्म हो जाएगा। अगले दिन किसान जब पानी लेने के लिए गया, तब लौटते समय उसने छेद वाले मटके से कहा, देखो रास्ते के किनारे कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। छेद वाला मटका पूरे रास्ते फूलों को ही देखता रहा और आनंद लेता रहा। जब किसान घर पहुंचा, तब उस मटके का आधा पानी रास्ते में ही गिर गया था। यह देखकर वह मटका फिर से उदास हो गया और रोने लगा। तब किसान ने उसे कहा, दोस्त, तुम अब भी रो रहे हो, क्या तुमने ध्यान दिया?
रास्ते में जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे वह केवल तुम्हारे तरफ ही थे। दूसरे मटके की तरफ एक भी फूल नहीं थे। मुझे पहले से ही पता था कि तुम में एक छेद है, इसलिए मैंने रास्ते में रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए। तुमने रोज आते समय उसे पानी दिया और आज पूरा रास्ता सिर्फ तुम्हारे कारण ही सुंदर फूलों से भरा हुआ है। लोग सुंदर रंग बिरंगे फूलों का आनंद ले रहे हैं, उनकी खुशबू ले रहे हैं। यदि तुम में छेद नहीं होता तो क्या यह संभव होता? दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। यदि हम अपनी कमियों को केवल नेगेटिव वे में देखेंगे तो हमेशा रोते ही रहेंगे और दुखी रहेंगे। पर यदि हम अपनी कमियों को पॉजिटिव वे में देखेंगे तो शायद उसमें भी हमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे किसान ने उस छेद वाले मटके के साथ किया। उसने उस मटके की कमजोरी को उसकी ताकत बना दिया और आज वह छेद वाला मटका दूसरे वाले अच्छे मटके से ज्यादा महत्व रखता है। कभी अपने आप से बात करते हुए यह ख्याल आया है कि आप खुद को ही नीचा दिखा रहे हैं, या ये कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह काम तो मुझसे होगा ही नहीं? जी हां, कई बार हम खुद से ही ऐसी बातें कर लेते हैं जो हमें अंदर ही अंदर कमजोर बना देती हैं। जैसे यह काम तो मुझसे होगा ही नहीं, या मैं हमेशा गलतियां ही करता हूं। ये सब बातें अपने आप से नकारात्मक रूप से बात करना है। यह सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन यह अंदर ही अंदर हमें बहुत कुतरती है। यह नकारात्मक आत्मचिंतन है और इसका हमारे मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस नकारात्मक आत्मचिंतन के दौरान मन में कई तरह के भाव आते हैं। कभी गुस्सा आता है खुद पर, कभी निराशा होती है, अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो हम हर काम में असफल ही होंगे। ऐसा लगता है मानो हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम नया करने से भी कतराने लगते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी होती है, लेकिन नकारात्मक आत्मचिंतन को समझ ही ना पाए तो जिंदगी भर हम पीछे ही रह जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम अपनी क्षमता से कम हासिल कर पाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने में मुश्किलें आती हैं। तो चलिए आज इसी नकारात्मक विचार को समझने की कोशिश करें और देखें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में लोग खुशियां मना रहे थे। उस नगर में खुशियों का माहौल था। एक तरफ जहां लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ एक लड़का उन सब से अलग होकर एक पेड़ के किनारे उदास होकर बैठा था। उसे मन ही मन ये चिंता सताए जा रही थी कि परीक्षा नजदीक आ चुकी थी और वह चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। वह चाहकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। वह जितना पढ़ाई के बारे में सोचता, उसके चेहरे पर उतनी ही निराशा और हताशा बढ़ जाती। वह इन सभी विचारों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो वह यह समझ चुके थे कि लड़का कुछ परेशान है, जरूर कोई समस्या है। इसलिए वह उस लड़के के पास पहुंचे और उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा? पूरा गांव खुशियां मना रहा है। गांव में खुशियों का माहौल है और तुम यहां इस सुनसान जगह पर इस पेड़ के नीचे अकेले बैठे हो और तुम बहुत उदास भी लग रहे हो। आखिर क्या बात है? उन गुरुवर की यह बात सुनकर उस लड़के ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन मन में चिंता भरी होने के कारण वह मुस्कुरा ना सका। इस पर गुरुवर एक बार फिर उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा? तुम इतनी गंभीर मुद्रा क्यों बनाए हुए हो? आखिर क्या समस्या है? तुम मुझसे बता सकते हो? इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा। पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, परंतु क्यों? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। इस बार वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूं और इस बीच अगर कहीं भी मैं अटक जाता हूं तो मेरे मन में तरह तरह की शिकायतें उभरने लगती हैं। चिंता मुझे परेशान करने लगती है और एक के बाद एक नकारात्मक विचार मेरे मन में उमड़ते ही चले जाते हैं और उसके बाद मेरा पढ़ने में तनिक भी मन नहीं लगता। मैं चाहकर भी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं पाता और देखते ही देखते जब मैं उन नकारात्मक विचारों के सामने हार जाता हूं तो मैं अपनी किताबें बंद कर देता हूं और फिर ऐसे ही कहीं पर निकल जाता हूं। कभी अपने मित्रों के साथ तो कभी अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ। मैं अपना काफी समय यूं ही खराब कर देता हूं। हालांकि भीतर से तो मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाई करूं, अन्यथा मुझे इसका परिणाम भोगना होगा, लेकिन मैं चाहकर भी पढ़ाई कर नहीं पा रहा और ऐसा करीब पिछले 2 महीनों से मेरे साथ हो रहा है। मैं इन नकारात्मक विचारों से जितना छुटकारा पाने की कोशिश करता हूं,
ये नकारात्मक विचार मुझे उतना ही घेर लेते हैं और ये मुझे डराते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मैं चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा रहा। उन गुरुवर ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी मन की बातें समझ रहा हूं, लेकिन क्या तुम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझा सकते हो? इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, परीक्षा बहुत नजदीक है और मैंने कुछ हद तक पढ़ाई भी कर ली है, लेकिन जो बची हुई पढ़ाई है उसके लिए मुझे हर दिन करीब 10 से 14 घंटे तक यूं ही मन लगाकर पढ़ना होगा। इसके बिना मैं किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा। जब यह ख्याल मेरे मन में आता है तो मैं डर जाता हूं। मैं भीतर ही भीतर कांप उठता हूं और देखते ही देखते मेरी हिम्मत जवाब देने लगती है और मैं हार मान लेता हूं। और फिर उसके बाद मेहनत करने का मानो मेरा मन ही नहीं होता। मैं चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाता। और अगली चीज जो मुझे परेशान कर रही है, रुको रुको बेटा, उन गुरुवर ने उस लड़के को रोकते हुए कहा, पहले हम एक एक करके तुम्हारे मन के उन नकारात्मक विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उन चिंताओं के पार जाने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम अपनी बची हुई पढ़ाई कैसे पूरी करोगे, तुम एक दिन में इतनी मेहनत कैसे करोगे? तो क्या तुम्हें इस चिंता के पीछे कहीं ना कहीं शिकायत नहीं नजर आ रही? उन गुरुवर की यह बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कैसी शिकायत? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब पढ़ाई करते वक्त तुम कहीं पर अटक जाते हो और बची हुई पढ़ाई के बारे में जब तुम सोचते हो, तब तुम खुद से शिकायत करते हो कि मैं तो कमजोर हूं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं भला ये कैसे कर पाऊंगा, मैं भला एक साथ 10 से 14 घंटे तक कैसे पढ़ाई कर सकता हूं? जरा खुद से पूछो, ये जो शिकायतें तुम खुद से कर रहे हो, ये सच है या झूठ, या केवल ये सभी तुम्हारे मन की एक सोच है? उन गुरुवर के इतना कहने पर वह लड़का कुछ देर के लिए मौन हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उन गुरुवर को क्या जवाब दे। तभी वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, ऐसा कहां लिखा है कि तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते? ऐसा कहां लिखा है कि तुम्हारे पास इतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं है? क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहा है कि तुम इतना ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकते? इस बारे में वह लड़का जवाब देते हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, ऐसा तो मुझसे किसी ने नहीं कहा। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तो तुमने खुद से यह कैसे मान लिया कि मैं इतना कमजोर हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकता? यह सब केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। तो तुम्हारे मन की एक सोच है जिसे तुम अनजाने में बार बार सोचकर उस पर विश्वास करके उसे सच बना रहे हो। गुरुवर अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि तभी वह लड़का उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, अगर यह सच नहीं है तो फिर सच क्या है? उस लड़के की यह बात सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, बेटा, सच यह है कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, यह जानने के लिए तुम्हें आखिरी हद तक मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। जब तुम अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करोगे, अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करोगे, तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि सच में तुम्हारी क्षमता क्या है। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मेरी बात ध्यान से समझो। हर चिंता के पीछे एक सकारात्मक संदेश होता है जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे जब तुम्हारे मन में यह चिंता प्रकट होने लगी कि मैं अपनी बाकी की पढ़ाई इतनी जल्दी पूरी कैसे करूंगा, तो इस चिंता के पीछे सकारात्मक संदेश क्या था? इस पर वो लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यही की परीक्षा बहुत करीब है और मुझे पूरा ध्यान और अपनी शक्ति लगाकर पढ़ने की जरूरत है। इस पर गुरुवर कहते हैं, बिल्कुल सही। तभी वो लड़का उन गुरुवर से कहता है, ठीक है, यह तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे तो मैं आसानी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकता हूं। इतना कहकर वह लड़का वहां से जाने लगा। तभी गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, रुको बेटा, अभी चिंता पूरी तरह से पार नहीं हुई है। जब भी तुम उस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश समझ लो तो उसके लिए धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। अपने आप से कहो कि मैंने उस चिंता के पीछे का संदेश समझ लिया है और अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैंने यह भी स्वीकार कर लिया है कि मेहनत करने में मुझे कष्ट भी होगा, तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यह संदेश मुझ तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। आगे गुरुवर लड़के से कहते हैं, जब तुम खुद से ऐसा कहोगे तो तुम्हें तत्काल अच्छा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर का विद्वंद युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा और तुमने उस चिंता के पीछे का संदेश भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि हां, मुझे लंबे समय तक ध्यान करने की आवश्यकता है, मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है, साथ में मुझे थोड़ी सी कष्ट और तकलीफ भी उठानी पड़ेगी,
हो सकता है कि इससे मुझे थोड़ी थकान भी हो, लेकिन मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। यह सब स्वीकार करते ही तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे मन का बोझ पूरी तरह से हल्का हो चुका है। तुमने उन चीजों को स्वीकार कर लिया है जो चीजें तुम्हारा मन तुमसे स्वीकार करवाना चाहता था। किंतु अब यही मौका है। इस मौके को खाली मत जाने देना और तत्काल इस पर निर्णय लेना, तत्काल इस पर कार्य करना, तत्काल इस सकारात्मक संदेश को अपना विश्वास बना लो। इसे बार बार दोहराओ ताकि तुम इस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगो। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यह कठिनाई का ही समय होता है, जो कुछ कर दिखाने का होता है, दर्द को ताकत में बदलने का होता है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है, उन्होंने इसी तरह अपनी शिकायतों, अपनी कमजोरियों को ताकतवर और सकारात्मक सोच में बदला है, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया है, और तभी वे लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अब तुम मुझे अपनी अगली समस्या बताओ और इसका निवारण भी तुम खुद ही करो। इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय खराब कर दिया। मैं हार चुका हूं। अगर मैंने 6 महीने पहले मेहनत की होती, इन चीजों की शुरुआत कर दी होती, तो आज मैं कहीं और होता। मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी मेहनत करके मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इस पर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अब मुझे यह बताओ, इस चिंता के पीछे शिकायत क्या है? वह लड़का उन गुरुवर की बात मानते हुए कुछ देर के लिए उन विचारों पर सोचता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम खुद से शिकायत कर रहे हो कि तुमसे गलती हुई है और अब मैं इसे सुधार नहीं सकता। तुम्हें ऐसा लगता है कि गलती होना मतलब हार मानना, लेकिन जरा अपने आप से पूछो कि जो शिकायत अपने आप से कर रहे हो, यह कोई सच है या केवल सोच? इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, गलती मतलब हार मानना होता है। यह तो मेरी एक सोच है, लेकिन सच क्या है? इस पर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब तुम संघर्ष करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन अब मेरा यह प्रश्न है कि मुझे यह बताओ कि इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है? इस पर वो लड़का कुछ देर फिर से सोच विचार कर उन गुरुवर से कहता है, इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश यह है कि अब मैं यह गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन में ऐसी स्थिति कभी दोबारा आने ही नहीं दूंगा जहां मेरी तैयारियां कम पड़ जाएं और मैं हार मान बैठूं। आगे वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, चिंता के पीछे का यह सकारात्मक संदेश मुझे मिल चुका है। आपसे मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा सीखता रहूंगा। ऐसे में सही कर्म करने के पीछे ध्यान दूंगा। हर कर्म को सही समय पर करूंगा। इतना कहकर वह लड़का उन गुरुवर से फिर कहता है, हे गुरुवर, उस सकारात्मक संदेश को स्वीकार करने के बाद मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन चिंताओं के पीछे जो सकारात्मक संदेश होते हैं वह इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आगे वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कृपया करके मुझे एक बार और इसे अच्छे से समझाइए। मैं इसे अच्छे से समझना चाहता हूं ताकि मैं ऐसी गलतियां दोबारा न करूं। आगे लड़का उन गुरुवर से अपनी अगली चिंता बताते हुए कहता है, हे गुरुवर, मुझे इस बात की बहुत चिंता होती है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी यदि मेरा चयन न हुआ तो मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी और मेरे गांव वाले क्या कहेंगे? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, चिंता के पीछे की शिकायत देखो। इस पर वह लड़का कुछ देर शांत हो गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं खुद से कह रहा हूं कि लोग मुझे पसंद करेंगे तो ही मैं खुद को पसंद करूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं दूसरों की सोच पर निर्भर हूं। मैं दूसरों के हाथों की कठपुतली हूं और मुझे इस बात की चिंता हो रही है। हे गुरुवर, मैं सोच रहा हूं, मैं जो इस शिकायत के पीछे का संदेश समझ पा रहा हूं वह सच है या केवल सोच? इस पर वह गुरुवर एक बार फिर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम दूसरों की नजरों से खुद को नापोगे तो हमेशा खुद को छोटा ही पाओगे, क्योंकि छोटे लोग दूसरों के बारे में छोटा ही सोचते हैं। और इसी के विपरीत सच यह है कि यह तुम्हारा काम है कि तुम खुद की इज्जत करो। जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसकी इज्जत करो और खुद पर भरोसा करो। यही सच है। तुम अपने बारे में कैसा महसूस करते हो, खुद पर कितना विश्वास करते हो, केवल और केवल यही मायने रखता है। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, अब मुझे यह बताओ कि इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है? इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश यही है कि हमें नकारात्मक विचारों से बचकर रहना चाहिए और हमें ऐसे विचार सोचने चाहिए, ऐसे विचारों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें शक्ति दे। आगे वह लड़का कहता है, इस शक्तिशाली संदेश के लिए मैं आभारी हूं। हमेशा सतर्क रहने की और अच्छे विचारों पर बार बार ध्यान देने की जिम्मेदारी को मैं स्वीकार करता हूं। आपसे केवल और केवल मैं खुद पर विश्वास करूंगा।
अपने कर्मों पर विश्वास करूंगा और मैं यह देखूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं सही राह पर हूं या नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि आज से केवल मैं अपनी नजरों से खुद को देखूंगा। कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर वह लड़का उन गुरुओं से कहता है, हे गुरुवर, मेरी समस्या तो सुलझ गई। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जो भी तुमने अभी कुछ कहा है उसे तुम याद रखना और इसे कहीं पर लिख लेना और इस पर तत्काल कार्य करना, ताकि तुम हर दिन यह देख सकूं कि तुम किस प्रकार नकारात्मक विचारों के प्रति सतर्क हो और तुम किस प्रकार प्रेरणा देने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो। आगे वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम एक छोटी सी कार्यवाही करके खुद को यह एहसास दिला सकते हो, खुद को याद दिला सकते हो, खुद को साबित कर सकते हो कि तुम चिंता और शिकायतों से कहीं बड़े हो। और इसी प्रकार बार बार अपने विचारों पर कार्यवाही करने से हम अपने भीतर एक सकारात्मक मान्यताएं बना लेते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, और देखते ही देखते हम उन विश्वासों पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाते हैं। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, इसलिए बेटा, इसी तरह से जब भी तुम्हें चिंता परेशान करे तो सबसे पहले चिंता के पीछे की शिकायत देखो और यह पता करो कि शिकायत सच है या फिर केवल सोच। इससे आपके और शिकायत के बीच में थोड़ी दूरी बनेगी। इस शिकायत का कड़वापन और असर थोड़ा सा कम होगा और आप उसके बारे में जानो, उसे पहचानने की कोशिश करो, उसके पीछे का सकारात्मक संदेश जानने की कोशिश करो और एक नई मान्यता तैयार करो। तभी तुम अपने जीवन में सही ऊंचाइयों को छू पाओगे, अपने जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे जिनकी तुम कल्पना करते हो। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस लड़के को भी अभी समझ में आ चुका था कि वह अपने जीवन में बेवजह की चीजों से डर रहा था, जबकि उसे अपने विचारों से लड़ने की जरूरत थी और वह अपने आप से लड़ रहा था। उसने जाने अनजाने अपने मन में नकारात्मक विचारों की मान्यता तैयार कर ली थी जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करने लगा था, किंतु उसे तो अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इसके बाद उस लड़के ने गुरुवर को प्रणाम किया और वापस घर लौट आया। अब से वह दिन रात मेहनत करने लगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, और जब उसके मन में कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न होते तो वह उस नकारात्मक विचारों के पीछे का संदेश समझता और खुद से उन गलतियों को स्वीकार करता जिससे उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह होता और अपनी कमजोरियों को ताकत बनाकर वह आगे बढ़ता जाता। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। कहते हैं कि शब्द बिना धार वाली तलवार होते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें जन्मजात मिला हुआ है। मानव अकेला ऐसा प्राणी है जो बातचीत कर सकता है, जिसके पास ढेर सारे शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों के सही प्रयोग का पता होना बेहद आवश्यक है। एक बार व्यक्ति अपने मुंह से जो शब्द निकाल देते हैं वह कभी वापस नहीं आता। शब्दों से ही बड़े बड़े युद्ध हो जाया करते हैं और इन्हीं शब्दों के प्रयोग से बड़े बड़े युद्धों को डाला जा सकता है। इस संसार में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं और सबका हर बात पर अलग अलग विचार भी होता है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की होगी जिनकी बातों से आप एक बार में ही इंप्रेस हो जाते हैं, जो इतनी चालाकी से बात करते हैं कि कोई समझ भी नहीं पाता है और वह अपना मतलब निकाल लेते हैं। क्या आपने कभी उनके बोलने के तरीके और शब्दों पर ध्यान दिया है? दरअसल वह कुछ ऐसी बातों का ज्ञान रखते हैं जिससे वह एक बार में ही आपको इंप्रेस कर लेते हैं। अपने बातचीत के तरीके को बेहतर बनाना बहुत जरूरी होता है ताकि हम इस दुनिया में अच्छे से सरवाइव कर पाएं, क्योंकि कई बार बातचीत का अच्छा तरीका पता नहीं होने के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति बिना किसी ठोस शक्ति के भी अपने बातचीत के तरीकों से बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं और सही तरीका पता न होने के कारण हम पीछे रह जाते हैं। आइए आपको बौद्ध सन्यासी और एक युवक की कहानी के माध्यम से बताते हैं कि बातचीत करने का सही तरीका क्या होता है और किस प्रकार से आप अपनी बातों से दूसरों को सहमत कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं
तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। एक समय की बात है, घने जंगल के किनारे पर एक गांव था। उसे गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा था, सभी की मदद करता था, किंतु उसके साथ एक समस्या थी कि वह ठीक प्रकार से बात नहीं कर पाता था। उसकी आवाज में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसे बातचीत के तरीकों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। किस क्या बात करनी है, किस अंदाज में बात करनी है, सामने वाले व्यक्ति को वह किस प्रकार से अपनी बात मनवा सकता है, यह सब तरीके उसे बिल्कुल भी नहीं आते थे। एक बार उसे गांव पर बड़ी मुसीबत आ गई। गांव में एक अलग तरह की बीमारी फैल चुकी थी, जिसने सभी को अपनी चपेट में ले लिया था। गांव वालों के पास अब राजा से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किंतु इन हालातों में राजा के पास जाएगा कौन? बहुत सोच विचार कर सबने निर्णय लिया कि उस युवक को राजा के पास भेजा जाए। दरअसल गांव वालों का यह मत था कि इसे बातचीत करना तो आता नहीं है, राजा को इसे देखकर दया आएगी और वह गांव वालों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करेंगे। शुरू में वह युवक बहुत अधिक डर रहा था, लेकिन आखिरकार गांव वालों ने उसे राजा के पास जाने के लिए मना लिया। वह युवक राजा के पास पहुंच चुका था, किंतु जैसे ही वह राज्य में पहुंचा, उसे इतना अधिक डर लगा कि राजा को यह बताने के स्थान पर कि गांव में बीमारी फैली है और गांव वालों को धन की आवश्यकता है, उसने राजा से यह कह दिया कि गांव वालों को जमीन की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें धन देकर जमीन ले सकते हैं। राजा को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुरंत ही उन्होंने अपने ढेर सारे सैनिक गांव में भेज दिए और सभी को थोड़ा थोड़ा धन देकर गांव खाली करवाने का आदेश दे दिया। यह सुनकर सभी गांव वाले रोने लगे, किंतु राजा का निर्णय भला कोई बदल सकता है क्या? जब वह युवक गांव में वापस पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर सैनिक पहले ही कब्जा कर चुके हैं। सभी गांव वालों ने उस युवक को खूब खरी खोटी सुनाई और रोते रोते अपना गांव छोड़कर चले गए। युवक को यह सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगा। वह अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। यदि आज उसके पास बातचीत करने का अच्छा तरीका होता तो शायद गांव वालों के साथ इतना बुरा नहीं होता। यह वह युवक मन ही मन बहुत अधिक परेशान हो चुका था। परेशान मन के साथ हुआ जंगल की ओर चल पड़ा था। वह जंगल में काफी दूर तक आ चुका था और उसे पता भी नहीं लग रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध सन्यासी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पेड़ों से बातचीत कर रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा कि यहां मैं इंसानों से ठीक प्रकार से बात नहीं कर पा रहा हूं और यह बौद्ध सन्यासी पेड़ों से इस प्रकार की धारा प्रवाह बात कर रहा है। वह युवक वहीं पर रुक गया और छुपकर बौद्ध सन्यासी को देखने लगा। जब बौद्ध सन्यासी ने पेड़ों से अपनी बातचीत समाप्त कर ली, तब वह युवक की ओर मुड़े। युवक उन्हें देखकर घबरा गया और जाने लगा। तभी बौद्ध सन्यासी ने उसे आवाज देते हुए रोक लिया और उससे उसकी घबराहट का कारण पूछने लगे। तब उसे युवक ने बताया कि उसे ठीक प्रकार से बातचीत करना नहीं आता है, इसीलिए अब वह किसी से बात नहीं करेगा। उसकी इस कमजोरी के कारण पूरा गांव दंड भोग रहा है, सभी को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बौद्ध सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम कमजोर हो यह तुम्हें पता चल गया, लेकिन इसे ठीक करने के स्थान पर बातचीत को हमेशा के लिए बंद कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि यह कमजोरी बार बार तुम्हारे सामने आएगी और बार बार घटनाएं होंगी। इस युवक को बौद्ध सन्यासी पर विश्वास हो गया कि यह अवश्य ही ज्ञानी मालूम पड़ते हैं और इनके पास मेरी समस्या का समाधान है। युवक ने बौद्ध सन्यासी से पूछा कि आप तो पेड़ों से भी इतनी धारा प्रवाह बात करते हैं, कृपया करके मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह बातचीत कर सकता हूं। बौद्ध सन्यासी और युवक दोनों वहीं पर पेड़ की छाया में बैठ गए। बौद्ध सन्यासी ने बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि एक अच्छा से श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाए तो सबसे पहले सुनना सीखो। कई बार व्यक्ति अपनी ही धुन में मस्त होते हैं और अपनी बातचीत में दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। यदि हम किसी के सामने बातचीत कर रहे हैं तो उसकी बात को सुनना भी हमारा कर्तव्य है।
यदि हम सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देते हैं, तभी जाकर वह हमें आत्मविश्वासी मानकर हमारी बात पर ध्यान देते हैं और इस प्रकार से एक अच्छा संचार होता है। अच्छी बातचीत का दूसरा तरीका है विचारों को आसान भाषा में कहना। अपनी बात को आप जितना अधिक से अधिक सरल शब्दों का प्रयोग करके कहेंगे, सामने वाले व्यक्ति पर उतना अधिक असर होगा। जब आप बातचीत को बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसमें रुचि नहीं लेता है, उसे आपकी बातें बेकार लगने लगती हैं और इस प्रकार आप जो कहना चाह रहे थे वह नहीं कह पाते हैं। स्पष्ट शब्दों का प्रयोग, बातचीत के तरीके में शब्दों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत तेज और जल्दबाजी में शब्द नहीं कहने चाहिए। अपनी बात को मीठे स्वर में और धीरे धीरे बोलना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से आपकी बात को समझ सके। जब सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात में हिचकिचाहट नजर आएगी, तब वह या तो आपका मजाक उड़ाएगा या फिर आपकी बात में रुचि लेना बंद कर देगा। जो भी बात कहनी है उसे आत्मविश्वास के साथ बिना डरे कहो। यदि तुम्हारे चेहरे पर डर दिखाई देगा तो सामने वाला व्यक्ति तुम पर हावी होने का प्रयास करेगा। तुम थोड़ा डरे हो, वह अपनी क्रियाओं से तुम्हें और ज्यादा डराने का प्रयास करेगा। इस प्रकार तुम शब्दों को उल्टा पुल्टा कर दोगे। इसलिए अगर मन में डर भी है तो ऐसा अभिनय करो कि सामने वाले व्यक्ति को तुम्हारे डर का पता न चले। परिस्थितियों को देखकर शब्दों का प्रयोग करना सीखो। यह तरीका बहुत कम लोगों को आता है। वह बिना स्थिति को जाने बस अपनी बात रख देना चाहते हैं, किंतु खराब स्थिति में कही गई बात की सफलता का प्रतिशत कम हो जाता है। इसलिए हमेशा सामने वाले व्यक्ति के मूड को देखते हुए और आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए ही बातचीत शुरू करनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति की ओर आंखों में देखते हुए बातचीत करना सबसे बेहतर तरीका होता है। ऐसा करने से वह आपकी बात से निश्चित ही सहमत हो जाएगा। यदि आप बातचीत के समय इधर उधर देखते हैं या फिर नीचे की ओर देखते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात तो पर विश्वास नहीं करता है और समझ जाता है कि या तो आप झूठ बोल रहे होंगे या आपकी बातों में किसी प्रकार का कोई वजन नहीं है। वह आपकी बातों से अपना ध्यान हटा लेता है और इस प्रकार उसे अपनी बातों से सहमत करना मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपनी बात शुरू करने से पहले सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसे शब्द कहें जिससे कि उसे प्रसन्नता हो। उसे आपका अच्छा संपर्क, कनेक्शन होना आवश्यक है, तभी जाकर वह आपकी बातों से सहमत हो सकेगा। यदि उसे जरा सा भी महसूस हुआ कि आप उसके साथ रूखा व्यवहार कर रहे हैं, तब वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए अगर किसी से अपनी बात मनवानी है तो उसके बारे में 2-4 अच्छे शब्द का देने में कोई बुराई नहीं है। ना कहना आना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में हां हां कहते हुए जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए सभी को हां कहना आवश्यक है, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ना कहना आना चाहिए। हर परिस्थिति में सबसे पहले अपने आप को रखना चाहिए। अपनी सीमाओं से बाहर जाकर किसी के लिए कुछ करना सही नहीं होता है। जब तक आपका व्यक्तिगत नुकसान नहीं है तब तक मदद करना ठीक है, किंतु व्यक्तिगत नुकसान उठाते हुए किसी को हां कर देना सही नहीं होता। न कहना भी एक मजबूती का प्रदर्शन माना जाता है। इसका प्रयोग अवश्य करें। जहां जरूरत हो वहीं पर बोले। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों के मामले में भी बिना मतलब के बोलते रहते हैं। ऐसा करने से वह अपनी वैल्यू ही घटाते हैं। कभी भी ऐसे मामलों में नहीं बोलना चाहिए जिसका सीधा संबंध आपसे ना हो। यदि आपको उसे मामले में बोलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है तो दोनों पक्षों की बातों को ध्यान में रखकर ही बोले। ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो दूसरे व्यक्ति को दुख दें। दूसरों के मामलों में कम ही बोलना चाहिए। इस प्रकार बौद्ध सन्यासी ने उस युवक को बातचीत करने के सबसे अच्छे तरीके बताए। उस युवक ने बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह इन तरीकों का प्रयोग जीवन भर करेगा। साथ ही उससे जो गलती हुई है वह राजा के सामने जाकर इसे ठीक करने का पूरा प्रयास करेगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी कहानियां देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।